दोस्तों, एक बार अगर औरत जानबूझकर किसी भी गलत रास्ते पर निकल जाए तो समझ लो उस औरत के लिए अब सही रास्ते पर लौटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके परिवार को भी काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसा सामना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की घटना में सेम एक औरत होती है, बस अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए एक ऐसा फ़ैसला लेती है कि उस रास्ते पर जब चलती ना तो कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाती है। एक दिन ऐसा करती है कि वह जेल सलाखों को भी पहुँच जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई और कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस क्राइम स्टोरी में, आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है यह ठीक महाराष्ट्र पर दी है। उसी में जाना माना मुंबई अब माया नगरी भी पड़ता है, उसी में जाना माना एक जागोश्री शहर भी पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक ओसियारा थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी थाने का। अब 6 नवंबर का दिन होता है और वही सुबह का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी वक्त ओसियारा थाने में सब इंस्पेक्टर योगेश थारे बैठे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने अब 2 युवक पहुंचते हैं, नौजवान युवक होते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि गांव के होते हैं, बस कमाने के लिए वहां पहुंचे होते हैं। लेकिन उसी वक्त योगेश थारे साहब जैसे दोनों युवकों को देखते कहने लग जाते कि बताइए क्या परेशानी है, क्या परेशानी हम दूर करने में जल्दी मदद करें। ताकि अब वह दोनों युवक जो अपना नाम रामू और श्यामू बताते हैं, खड़े हो जाते हैं योगेश थारे के सामने, कहने लग जाते हैं कि साहब, हम जो होता है इसी जागोश्री के ही सेक्टर 3 के इलाके में जो होता है एक रोड पड़ता है, उसी के बगल जो हमारा मकान है हमारे मालिक का, उसी में किराएदार के तौर पे हम रहते हैं। लेकिन नीचे वाले कमरे में हम दोनों लोग रहते हैं और उसी में से एक लकड़ी है, तो उसी लकड़ी में से काफ़ी बलर भी बाहर टपकते हुए 2 दिन से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम उसकी जांच पड़ताल के लिए साहब ऊपर वाले कमरे में जाते देखते कि उसमें बड़ी तेज़ से अब गंध की एक बहास आ रही है। सब हमें शंका हो रहा है। अब दोनों युवकों की यह बात जो होता वहाँ पर सब इंस्पेक्टर योगेश थारे सुन लेते हैं। सुनने के बाद उनके मन में भी शंका हो जाता है। वह युवक यही बात कहते, साहब लगभग 2 से 3 दिन का वक्त हो गया है, उस कमरे का जो ताला है मौके पर बंद पड़ा है। उसमें एक पति और पत्नी भी रहा करते थे, लेकिन 2-3 दिन से नादारत भी है। यह बात वहाँ योगेश थारे जब सुनते उनके मन में शंका होता है, क्योंकि काफ़ी सारे केस मामले में सुलझे हुए ऐसे मिलते हैं। उस वक्त इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को देते हैं और एक टीम लेते हैं। टीम लेने के बाद ठीक उस एरिया में पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब दूसरे मंजिल पे जाते हैं, उस कमरे की तरफ बढ़ते देखते हैं ताला लटक रहा है। दोनों युवक को कहने लग जाते हैं साहब यही कमरा है। अब उधर इंस्पेक्टर साहब काफ़ी पुलिसकर्मियों की निगरानी में ताला को तोड़वाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो गंध का बड़ा तेज़ भभता आता है और सामने एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में खराब स्थिति में वहाँ पड़ा होता है, खून से लथपथ होता है। जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं वह पूरी तरह से खून तरबतर होता है, जमे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम नज़ारा देखती है, वहाँ पर रूह कपा लेती है और वहाँ पर खड़े लोग जो होते हैं वह भी अपने नाकों पर रुमाल लगा लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है कमरे करता हो तो कहीं झड़ भी करते हैं। वहाँ पर पड़ा एक सिलबट्टा होता, पुलिस की टीम उसको अपने कब्जे में लेते हुए यही सोच लेते हैं कि बस करो, इसी सिलबट्टा का यूज कर इस व्यक्ति की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। आखिर पुलिस भी जानना चाहता था कि आखिर इस व्यक्ति का नाम है। तभी वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब इस व्यक्ति का नाम सरोज अब कामधी है, जो बिहार का पड़ता, दरभंगा जिला उसी का अब बेकरा गांव पड़ता, वहीं का रहने वाला है साहब। काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा, हमारा जान पहचान भी है साहब। इसकी अपनी पत्नी भी यहीं रहती जिसका नाम रूबी है, उसके अपने बच्चे भी हैं। इसकी जो खबर होता उसी वक्त अब नीचे वाले मकान में रह रहे अब रूबी के दिया जाता है। अब रूबी जैसी खबर पाती ऊपर पहुंचती, डेड बॉडी के करीब जाती और देखती को अपने पति को शिनाख्त में लाती हुई सरोज कामधी कहती हुई वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस जो टीम होती है सारे मामलों को समझ जाती है। अब वहीं रूबी और कामधी से पूछताछ शुरू कर देती है। रूबी कामधी ये कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति के नाम का एक सौतन होती है,
जो हमारे इस ऊपरी वाली मंजिल में लगभग 3 सालों से रह रही होती है। इसके बारे में हमें जानकारी थी क्योंकि हमारे पति का सौतन थी जिसका नाम साहब अब माया है। और माया और हमारे पति लगभग 3 दिन से नहीं दिखाई पड़ रहे। हमने उनकी तलाशी की लेकिन हमें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो सकता। हमें यही लग रहा था कि हो सकता कि माया सरोज हमारे पति को लेकर कहीं चली गई होगी। यह बात सारी सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसी वक्त अब उधर तौर तरीके से रूबी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद उधर पुलिस की जो टीम होती है शंका के घेरे में लिवाती हुई अब रूबी के तहरीर पर 3 व्यक्तियों के खिलाफ सरेंज उपेंद्र कामधी की हत्या के जुर्म में जो होता है अब इधर जाकर तौर तरीके से सुरेश और करण के नाम से मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ में माया को भी घेरे में लेती। पुलिस की टीम अब तीनों की तलाशी करती है, उनका अता पता लिया जाता है, उनके मोबाइल नंबर को ट्रेस पे लगाया जाता है और पुलिस की टीम इधर बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम को यही पता लगता है कि माया और साथ में सुरेश जो होते हैं अपने पैतृक इलाके निकल गए हैं। माया जो होती है बिहार के दरभंगा जाने माना वगैरह गांव पड़ता वहाँ की रहने वाली हो। दूसरी तरफ जो होता है इधर सुरेश उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के ही रहने वाला होता है। पुलिस की जो टीम होती है लोकेशन के तहत तलाशी करती है लेकिन इधर बड़ी जल्दी जो होता है अंधेरी में महेश पुलिस के कब्जे में लग जाता है। दूसरी तरफ महेश से पूछताछ किया जाता है तो महेश के तहत पता चलता है कि दोनों गांव चले गए। पुलिस की टीम लोकेशन खंगालती है तो पता चलता है कि अब जो होता है सुरेश का लोकेशन मौके पर जाकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो स्टेशन पड़ता है वहीं मुसाफिर खाना पड़ता है वहीं दिखा रहा। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो था पुलिस की टीम वहाँ से अब सुरेश को कस्टडी में लेती है और एक टीम होती है अब माया के घर। और माया के जब घर पहुंचती तो माया को वहां तक पता नहीं चलता है लेकिन थाने में इधर अब लाया जाता है सुरेश और महेश को। आखिर पूछा जाता है कि सरोज कामधी की हत्या का कारण क्या था और पूरी बात जब यह बताना शुरू कर देते हैं सुरेश और महेश। इससे सुनकर वहां पर खड़े जो लोग होते हैं उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर माया ने ऐसा कौन सा जाल बिना जिसकी वजह से इधर सरोज की हत्या के लिए महेश और सुरेश को आना पड़ा। आखिर क्या था मामला। आखिर मामला भी लोगों को चौंका भी जाता है, लोगों के दिलों में राज भी कर जाता है। असल में बिहार प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है अब ठीक दरभंगा, उसी में जाना माना बघेरा गांव पड़ता है। अब उसी गांव का ही अब रहने वाला होता है इधर सरोज उपेंद्र कामधी। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम रूबी भी होता है। उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं लेकिन अपने पारिवारिक खर्चा मजबूरियों को देखने के बाद अब मुंबई चला जाता है। अब मुंबई जाने के बाद जागेश्वरी में तौर तरीके से अपने दोस्तों के साथ रहता है। काफ़ी सालों से नौकरी की तलाशी करता था, भटकता करता, छोटा मोटा काम छोड़ दिया करता था और तब परेशान हो जाता अपने दोस्तों की मदद से। अब जो होता है उसी इलाके में एक जाना माना मॉल होता है, उसी के सामने जाता है। वहाँ जाने के बाद अब फैसला देखता है और एक ठिकाना ढूंढता, उसी ठिकाने पे जाकर तौर तरीके से मौके पर गगनचुंबी इलाका भी देखता है और जब इलाका देखता तो उसी में जाकर तौर तरीके से अब दुकान लगाने का बड़ा पाव जुगाड़ कर लेता है और बड़ा पाव की दुकान लगा लेता है जिसकी वजह से उस अंधेरी में अब रहकर उसका दुकान तौर तरीके से चलना जब शुरू हो जाता है उसके बाद ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं तो पारिवारिक जो खर्चा होता है आसानी से उसका चल पाया करता था। अब 6 महीने 1 महीने में उसका बराबर जो होता अपने गाँव भी आना जाना होता है। जब आना जाना होता तो बन ठन कर उसका रहना भी होता है। लेकिन इसी बीच जब गाँव आता है तो उसका करीबी दोस्त होता है अब राम बाबू की अपनी पत्नी भी होती है माया देवी की उम्र लगभग अब 30 साल के आसपास भी होता है। माया देवी के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं लेकिन पारिवारिक खर्चा इतनी नहीं हो पाता कि वह परिवार चला पाए जिसकी वजह से माया का अपना पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता, शाम को लौटता है और फिर जो होता है चारपाई पर जब सोता तो माया को उसी बात को खलन होती कि आखिर उम्र भाई हमारी पढ़ी दिखी है तो आखिर पति दूरी क्यों बना रहा है, जिसकी वजह से अब जो होता है दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सरोज का बराबर माया के जो पति होता है उसके साथ दोस्ती बन जाता है जिसकी वजह से आना जाना हो जाता है। सरोज उपेंद्र जब आता है तो उसकी एक दिन नज़र जो होता है जाकर अब माया के ऊपर पड़ जाता है। माया भले 30 साल की उम्र में होती है लेकिन जब 100 श्रृंगार कर लेती तो ऐसा लगती कि बस करो उसकी जो उम्र है अभी 22 से पार नहीं हुई है और ना ही 2 बच्चों की माँ है।
अब सरोज उपेंद्र उपाध्याय जो होता है उस समय अपने मन में जो होता है माया की नज़रों को भांप भी लेता है, क्योंकि उसकी जो लालसा होती है अलग भी होती है। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन अब माया के जब घर पहुंचता तो पता चलता है उसका जो पति होता है मौके पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ, लेकिन जैसे ही अब घर के अंदर दाखिल होता है तो माया उसी समय सरोज कामधी को पहचान नहीं पाती। सरोज कामधी जो होता कहने लग जाता है कि तुम्हारा जो पति हमारा बचपना का दोस्त है। यह बात जब माया सुनती है तो अंदर ले जाती और भगत करती चाय पानी नाश्ता के साथ, और फिर सरोज कामधी से कुछ पूछती। सरोज कामधी यही कहने लग जाता है कि हम मुंबई में रहते हैं, हमारा खुद का अपना बिजनेस है, वहाँ का रुतबा अलग है। माया अब जब माया बात सुनती कहने लग जाती है कि हमने सुना हम मुंबई जो होता माया नगरी है, लोगों का दिलों का वह राजा है। यह बात जैसे ही अब सरोज सुनता उसी समय समझ जाता कि माया के मन में लालसा जरूर पनप रही है, लेकिन इधर सरोज जो होता है माया को अब अपने अंदर की जाल में बिछाने के लिए जाल फेंकना शुरू करने लग जाता कि मुंबई गगन चुम्बियों का इमारतों का एक शहर है, मछली शहर है, और वहाँ पर नेशनल पार्क भी है, और समुद्र का जो किनारा होता है मौके पर वहाँ रोज़ मेला लगने का एक जरिया होता है। काफ़ी सारे सपने लोगों के बुने तो पूरे भी होते हैं। उस अंधेरी मुंबई में अलग ही रौनक होता है। अब माया जब यह बात जो होता है सरोज की सुनने के बाद उसके मन में लालसा जान जाता है। वह कहने लग जाती कि हमारी कहाँ किस्मत है कि हम शहर का दर्शन कर पाएँ। अब जब सरोज यह बात सुनता समझ जाता कि माया के अंदर भी लालसा है। उसी लालसा को उजागर कहते हुए कहने लग जाते कि माया देखो, अगर तुम्हें शहर की दुनिया देखना है तो सारे रिश्ते रास्ते को तोड़ कर देखना पड़ेगा। और माया यह बात समझ जाती, कहने लग जाती कि हम अपनी दुनिया देखेंगे क्योंकि अभी बहुत जीवन पड़ा हुआ है, इस घर गृहस्थी में क्या रखा है। और सरोज अब उसमें हामी लगाता है और चढ़ा बढ़ा देता है और तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से माया उसी वक्त सरोज की बातों में आ जाती है। फिर जो होता है फ़ोन पर सिलसिला बन जाता है, और बराबर जो होता है अब इधर माया के पति के गैर मौजूदगी में सरोज का घर में आना जाना बन जाता है। और एक दिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसी वक्त सरोज इधर घर में दाखिल होता माया के साथ सारे रिश्ते को तार तार कर देता है। और जब रिश्ता चलता है तो सपने दिखाना हर वक्त शुरू भी कर देता है कि मौका मिला के ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच कुछ महीने वहाँ बिता कर जो होता है अब इधर फैसला लेता है, फिर अपनी पत्नी को लेकर पहुँच जाता है और मुंबई शहर। और जब मुंबई शहर पहुँचता है ठीक जाकर जागोश्री के ही जो सियारा इलाका पड़ता है उसी में जाकर एक चुक्की में तौ तरीके से कमरा लेता है। फिर वहाँ निचली वाली मंजिल पर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। लेकिन जब उसके मन में लगने माया के बगैर ज़िंदगी अधूरी तो फैसला लेता है और अपने ही मकान के ठीक ऊपरी मंजिल में जाकर इधर एक रूम और ले लेता हुआ भी माया के लिए। फिर माया के पास पहुंचता बौखाता और माया अपने बच्चों को पति को छोड़कर अब इधर खुद जो था फैसला लेती है और सरोज के साथ मुंबई आ जाती है। फिर उसी किराए के कमरे में जो होता है माया को रखवा देता। फिर पति और पत्नी की तरह अब जो होता है माया और सरोज कामधी रहना शुरू कर देते हैं और बराबर यह सिलसिला चलता है। दोनों की मुलाकातें जो होता है बराबर पति पत्नी की तरह अब बीतना शुरू हो जाता है। वक्त बीतता है लेकिन इसकी खबर जो होता है कभी सरोज की जो पत्नी होती है रूबी को नहीं लग पाता है क्योंकि वह नहीं जान पाती है। लेकिन इसी बीच अब नशे की आदि सरोज बन जाता है। जब घर लौटने के बाद जो होता है उसके मन में शंका होता, माँ के पास पहुंचता और फिर चार बातें करता। फिर शंका की वजह से माँ की पिटाई भी कर दिया जिसकी वजह से अब माया वहाँ काफ़ी अपने आप को मायूस समझना शुरू कर देती है। अपने पुराने पति अपने बच्चों की याद सताना शुरू कर देती है। लेकिन माया नगरी में उलझने की वजह से माया कुछ बोल नहीं पाती है और तभी इसकी जो खबर होता है रूबी को लग जाता है। रूबी खबर पाती इसी बात को लेकर अपने पति सरोज से झगड़े तकरार भी कर लेती है। लेकिन सरोज ठहरा थोड़ी बहुत तगड़ी का जिसकी वजह से रूबी को अब उसी में संतुष्टि जताना पड़ जाता है। अब रूबी जो होती है अपने सौतन माया को मानकर अपने पति के साथ हम बिस्तर होना शुरू करवा देती है। दोनों की ज़िंदगी बीतता है। लेकिन अब जब कभी घर पहुंचता कमरे पर सरोज नशे में पहुंचता और माया के साथ बस भी करता फिर वह हम तरीके से पिटाई करता जिसकी वजह से माया ऊब भी जाती है। फिर माया के ही पड़ोस के रहने वाले महेश सुरेश होते हैं जो उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है इलाहाबाद, उसी के इलाके से सटा हुआ जाना माना बकराबाद पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं महेश और सुरेश। महेश सुरेश बराबर अपने कमरे से बगल या नज़ारा जब देखते हैं उनके मन में एक जिलासा जाग जाता है। वह भी ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। उनका अपना खुद का जो होता है पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन अपने परिवार खर्चा पर चलाने और बिस्लरी का सप्लाई भी किया करते थे, पानी वाटर का।
जिसकी वजह से उनका खर्चा चल पाता था। लेकिन इसी बीच महेश और सुरेश जो होता है तो तरीके से जब देखते कि आए दिन पति पत्नी भी झगड़े हो रहे हैं, तो एक दिन खुद महेश और सुरेश फैसला लेते पहुंच जाते हैं माया के बैकग्राउंड के बारे में जानकर। माया सब तनवा दिखाती है और उसे उनके मन में दया जाग जाता। फिर अब जब भी मौका मिलता दिलासा देने के लिए सुरेश और महेश पहुँच जाते हैं माया के पास, जिसकी वजह से माया को लगने लग जाता कि चलो हमारा सहारा देने के लिए कोई ना कोई है। और थोड़ी बहुत माया लोभी दिखाने के बाद सुरेश और माया की ज़िंदगी में ऐसा उड़ा होता है कि दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता है, जिसकी वजह से आए दिन जो होता है अब सरोज की गैर मौजूदगी में माया का सुरेश और महेश के साथ रिश्ते भी चलना शुरू हो जाते हैं। अब यह सिलसिला बराबर चलता है, लेकिन इसी से खबर जो होता है अब जब सरोज को लगता है सरोज घर पहुंचता है, फिर जो होता है अपनी पत्नी का महेश और सुरेश का नाम का बराबर पिटाई भी किया करता था। अपनी सारी दुखी हर बात सुरेश और महेश से शेयर भी करती थी, लेकिन महेश और सुरेश तनिक भी नहीं करते थे। एक दिन शाम का जब टाइम होता है, वही दिवाली का माहौल बनने वाला होता है, तो उसी वक्त जो होता है अब सुरेश शाम के टाइम पहुंचा सीधा माया के पास। माया वहीं चारपाई पर बैठ कर करा रही होती है और माया अपनी सारी दुखड़े जब सुनाती है, उसी वक्त सुरेश समझ जाता है कि अभी हमें करना क्या, और सुरेश महेश के पास जाता है। उसी वक्त सुरेश और महेश मिलकर सरोज आंधी को अपने ही रास्ते और माया की ज़िंदगी से हटाने का बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं। उसी फैसले के तहत अब जो होता है जैसे ही 4 नवंबर साल 2013 का वही दिवाली का वक्त होता है, लोग शाम को अपने घरों में होते हैं और जैसे ही रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त माया के ही कमरे में अब सरोज कामधी गहरी निद्रा में सोई रहा था। तभी उसी वक्त सरोज कामधी की जो नज़र होता हुआ चूक जाता है, देखता है कि हमारी जो पत्नी होती है माया चारपाई से गायब, और बरामदे में जाता है पत्नी और जो उसकी अपनी प्रेमिका होती है वही माया को दे उसके मन खुन्नस पर, जिसके पास पिटाई भी कर देता है। अब इस चीख की आवाज़ जो होता है सुरेश महेश के कारण महेश और सुरेश निकलते हैं, फिर कमरे में पहुँचते देखते हैं कि माया के साथ बलूसिकी जो होता है उसका अपना पति सरोज उपरेंद्र कामधी कर रहा है और वही माया इशारे मारती है। फिर वहाँ सिलबट्टा होता है, उसी सिलबट्टे से तौ तरीके से अब उमेश सुरेश और माया मिलकर इधर सरोज की हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को वहीं रखते हैं, कमरे में ताला लगाते हैं, तीनों के तीनों फरार अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन महेश जो होता है वहीं एरिया में उलझ जाता है और फिर पुलिस के हथकंडे चढ़ भी जाता है। आने की वजह से बड़ी जल्दी वह टूट भी जाता है और दोनों का स्थान पता बताता पुलिस की टीम पहुंचती है। अब तीनों को कश्मीर लेकर जाकर वहां के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में जो सच्चाई आती है सुनकर हर किसी का कलेजा भी उड़ जाता है। वाकई में दोस्तों हर किसी का दिल पसीज भी जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब ले जाती है तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।